हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन। आज हम इसमें क्लास 9th चैप्टर साइंस चैप्टर 10 जिसका नाम है ग्रेविटेशनल उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन पहला टॉपिक है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये आपके हाथ में एक पेन है और ये पेन है। ये आप सोच रहे होगे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना का मास ज़्यादा है तो वो इनको अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये एकदम नीचे के लिए जाएंगे, क्योंकि अर्थ है वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बॉल, जैसे कि हमने ये बॉल ऊपर को मूव कराई, कुछ टाइम ये रुक कर ये फिर नीचे आ गई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और ये एप्पल ही थोड़ी गिरता है। हमने डेली लाइफ में बहुत चीज़ देखे होंगे ऐसे ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट से। तो अब आते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो सेंटर से फोर्स लगाया जाता है, उसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बहुत ईजी है ये। जैसे कि ये लड़का ये सेंटर से फोर्स लगा रहा है, तो जो ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं, इसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब आते हैं हम थर्ड, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ये न्यूटन ने दिया है। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या कहता है? ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कहता है जो भी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें डायरेक्ट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो मैं आप इसको समझाता हूँ डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 और इसका m2। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए विद द फोर्स F, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं D। तो इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि जो मासेस होते हैं वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। ये है दोनों चीज़। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा। जैसे कि मैग्नेट में होता है, अगर हम मैग्नेट को किसी आयरन लोहे के पास ले जाते हैं तो हमने देखा है अगर हम उसके कतई पास ले जाते हैं तो फोर्स तो ज़्यादा हो जाता है और डिस्टेंस कम हो जाता है। अगर हम दूर ले जाए तो डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाएगा परंतु फोर्स कम हो जाएगा। अब इससे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा ग्रेविटेशनल का। मैं आपको उसको ड्राइव करके दिखाता हूँ। जैसे हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि वो मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और डिस्टेंस स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको सेकंड। अगर हम इन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दें तो हमारा आएगा क्या? देखो, फोर्स इनवर्सली मास m मास 2 डिस्टेंस स्क्वायर। तो हम इसको इक्वल टू में लाने के लिए कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो इक्वल टू g, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। मैं आपको बताऊंगा कि
चैप्टर 9 में के लिया था कॉन्स्टेंस। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंस होता है वो कैपिटल जी होता है। इसकी वैल्यू बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻11। और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो एसआई यूनिट आई कहाँ से होगी इसके फॉर्मूले से? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वो होता है वेट, तो वेट की एसआई यूनिट न्यूटन, और मास की होती है किलोग्राम, और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो उससे ये वो एसआई यूनिट बन गई। तो आपको ये ड्राइव वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आई होप। अब आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की तरफ मूव कराएंगे तो वो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और फिर वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन हो रहा है वो, पर एक्सेलरेशन हो रहा है जो वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। तो हमें इससे भी एक फॉर्मूला मिलेगा, जैसे एफ, जो ये एफ है, एफ इज इक्वल टू, और देखिए ये एक हमारी अर्थ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो, और ये इसका रेडियस है। अगर हमें इसका फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फोर्स इज इक्वल टू जी, जो कॉन्स्टेंस, जो ग्रेविटेशनल वो होता है फोर्स, एम ऑफ ई मतलब मास ऑफ अर्थ, एम ऑफ बी। इसका नाम मान लो जैसे बबलू है, तो मास ऑफ बबलू, और यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके बीच में वो डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो वो फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट एक ही, उसके तो वो रेडियस से नापा जाता है, रेडियस का स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम, और जो इसमें बताया गया है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल के कारण जो एक्सेलरेशन बनती है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, और ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। पहले हमें फ्री फॉलिंग को पढ़ ले। फ्री फॉलिंग होता क्या है? अगर हम किसी भी चीज को अर्थ के हवाले कर दे, जैसे कि ये स्टोन है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर से किसी को छोड़ देना, फ्री फॉलिंग, एकदम फॉलिंग कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ दे, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन अ ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल कर देना टूवर्ड्स अर्थ के, टूवर्ड्स किसके कारण? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के। मैंने आपसे कहा था फैक्ट्स। अगर ये हमने कोई अपवर्ड की ओर मूव कराया कोई स्टोन, और फिर वो थोड़ी देर में नीचे की तरफ, जो इसमें टाइम लगेगा ना वो सेम होगा। इसमें 5 सेकंड लगे तो इसमें भी 5 सेकंड लगेंगे। पहला फैक्ट से ये। और दूसरा फैक्ट ये याद रखना, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि
टाइम कैसे सेम होगा, पर ये होता है। और दूसरा फैक्ट ये है, अगर हमने ये कोई पॉइंट्स है, इससे कोई चीज ड्रॉप करे और यहाँ से कोई ऊपर की तरफ, जो इसमें जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पर होगी वो माइनस में और यहाँ पर होगी प्लस में। अगर आपने फॉर्मूले सब चीज अच्छी तरह लगाई है और इसमें गलती कर दी तो आपका पूरा आंसर वो गलत हो जाएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये तो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लगा रहे हैं हम, और यहाँ से नीचे की तरफ ये अट्रैक्ट कर रही है, तो इसमें माइनस की हो जाएगा और इसमें प्लस की, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो भी अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है और जो वो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। और फैक्ट नंबर थर्ड, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं ना ऊपर की तरफ, और फिर वो कुछ देर रुकता है और फिर नीचे आता है, जैसे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने उनको एक को तो ऊपर की तरफ मूव कराया, एक को नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ मूव कराया, उसमें u होगा 0, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 होगी और v इसमें जो भी वेलोसिटी आएगी वो होगी। और इसमें ना जो v होगी वो 0 होगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। अगर हम इसको अपवर्ड की तरफ मूव कराएंगे तो एक पॉइंट पे आके रुकेगा, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और फिर वो रुकेगा तो उसका v हो जाएगा 0, तो जिसके कारण जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अब आते हैं हम अगला टॉपिक, आपको फैक्ट्स ये ध्यान रखने हैं। अगला टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हमने चैप्टर 8 में कुछ इक्वेशन पढ़ी थी, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। जो डिस्टेंस है और जो एक्सेलरेशन है वो बदल जाएगी। एक्सेलरेशन तो वो रहेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 है। और एस, जैसे हमने कोई करेंगे, अगर हम अपनी हाइट नापेंगे तो ये डिस्टेंस थोड़ी होगा, वो तो हाइट होगी जिसको एच से लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो ए है वो जी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एस एच हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और जो थर्ड बनेगी वो क्या बनेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये बनेंगी। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, इनको यूज करके हम जो भी कोई न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको करेंगे। यहाँ पर अगर अपवर्ड्स की तरफ कोई मूव हो रहा है तो उसमें -9.8 लेंगे, और डाउनवर्ड्स की तरफ हो रहा है तो उसमें +9.8 लेंगे। तो अब हमारा आता है अगला टॉपिक, वेट ऑफ द मून। आप कुछ जानते होंगे कि वेट जो मून पे वेट हो जाता है ना, वो 1/6 हो जाता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। हमारी यहाँ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो g इज इक्वल टू होता है 9.8, और जो यहाँ पर मून पे होता है g वो होता है 1.96 a होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये हमारा मून है और ये अर्थ है, अगर हमारा 1/6, और यहाँ पर अगर हमारा वजन अर्थ पर 60 kg है, तो वो मून पे जाके 10
kg 10 kg हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक फॉर्मूला आया था, जी इज इक्वल टू m अपॉन रेडियस। देखो यहाँ पर हमको मून के स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जो ये 7.7, पहले तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और फिर 7.6 इंटू 10⁻22, फिर अपॉन में रख लेंगे हम 1.74 की इंटू 10⁻6 ब्रैकेट की स्क्वायर। उससे हमारा जो मून का जी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ओके, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, मास एंड वेट। मास और वेट। मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास इनर्शिया होता है, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। अगर हमारा किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसको इनर्शिया भी ज्यादा लगेगा। जैसे मान लो एक बॉल है और एक स्टोन है, हमको क्योंकि उसका ज्यादा मास है तो उसको मूव कराने के लिए ज्यादा इनर्शिया चाहिए होगा, और बॉल का मास कम है तो उसको मूव कराने के लिए कम इनर्शिया चाहिए होगा। आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब आते हैं सेकंड। जो मास होता है वो हर कहीं भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। और मास होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ, और मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और जिसको मास को डिनोट किया जाता है एम से। अब आता है लास्ट टॉपिक। इस जो टर्म सेकंड का सिलेबस है ना, वो आपने उसमें ना इतने ही टॉपिक है। 2021 और 2022 के लिए इतने ही टॉपिक है। थ्रस्ट और प्रेशर वाला टॉपिक कटवा दिया गया है, जिसके कारण ये चैप्टर ये थोड़ा इजी सा हो गया है। तो अब आते हैं वेट। वेट जो ऑब्जेक्ट का होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज फोर्स विद अ ऑब्जेक्ट। देख, हमने चैप्टर 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए। अब इससे ही हमें वेट का फॉर्मूला मिलेगा। पहले इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। वेट इज कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट। वेट कहीं भी बराबर नहीं होता। जैसे हमने मून पे देखा था, अगर हमारा अर्थ पे 60 है तो मून पे 10 हो जाएगा, ये तो हो गया। और वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ। और वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन। न्यूटन फोर्स की होते हैं तो फोर्स से सेम होती है। तो फोर्स जो वेट है उसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। अब फोर्स के इसका काम ही फोर्स से रिलेशन है इसकी, तो हम एफ की जगह डब्ल्यू लिख सकते हैं, और एम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है तो इसके लिए जी। तो हमारा फॉर्मूला बन के आया डब्ल्यू एम जी। ये कुछ न्यूमेरिकल्स में लगा है, जो टेक्सुअल न्यूमेरिकल्स है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।